बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम जो है वो यहाँ पर ये जूल्स लॉ जो है उसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जूल्स लॉ की डिस्कशन से पहले हमने इस पूरे चैप्टर में जो जो चीज़ें डिस्कस की उसमें हमने करंट को स्टडी किया। करंट स्टडी कर लेने के बाद आपके पास हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था सलाम तो हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें हमने करंट को डिस्कस किया था, वोल्टेज देखा था, रेजिस्टर देखा था। फिर हमने रेजिस्टर के सर्किटरीज देखी थी। जैसे हमने देखा था कि एक रेजिस्टेंस जो है जब वो किसी सर्किट में लगा होता है तो वो सीरीज या पैरेलल के अंदर लगाया जाता है। फिर हमने देखा था सीरीज के अंदर पोटेंशियल हर रेजिस्टर पर ड्रॉप हो जाया करता था, जबकि करंट रिमेन्स द सेम, करंट कांस्टेंट रहता था। जबकि पैरेलल के अंदर करंट ड्रॉप होता था, वेरिएट कर जाता था और वोल्टेज क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था। मैंने आप लोगों से कहा है कि चीज़ों को रिपीट ना करें वरना इसके अंदर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट जो यानी कि ये यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली थी। अब जो चीज़ हम देखने के लिए जा रहे हैं वो उस करंट की एप्लीकेशन, यानी कि अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा कि किसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस या दो रेजिस्टेंस लगे हों तो सर्किट के अंदर वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस मैं ओम्स लॉ के थ्रू कैसे फाइंड आउट करूँगा। ठीक है ना। लेकिन अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एक तरीके से आप कहिए कि ये कहलाएगी एप्लीकेशन। किस चीज़ की? करंट की। कि करंट की जब मैं एप्लीकेशन या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसकी जब मैं एप्लीकेशन को स्टडी करने के लिए जाता हूँ, मसलन मैंने एक डिवाइस की तरफ करंट भेजा और सपोज वो डिवाइस जो थी वो हीटिंग आयरन थी, इस्त्री थी, तो जो करंट वहाँ तक पहुँचा उस इस्त्री ने या उस हीटिंग आयरन ने कितनी एनर्जी को यूटिलाइज किया। हम असल में क्या मालूम करना चाह रहे हैं कि सपोज कि ये एक हीटिंग आयरन है, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल इसको दिया, वोल्टेज करंट यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे पहुँचा। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कितनी एनर्जी या कितना वर्क डन या कितनी एनर्जी जो है वो इस इक्विपमेंट ने, इस रेजिस्टर ने यूटिलाइज की है। मसलन पंखे की तरफ अगर करंट या इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो फैन भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो मेरा बुनियादी अब जो मकसद आ रहा है, अब जो मैं चेक करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने जब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंसेस पढ़ ली तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कि हाउ मच एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द गिवन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इफ दैट अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट वी आर सप्लाइंग टू दैट इक्विपमेंट। अब ये मुझे बताइए कि मुझे कैसे पता लगेगा। अब इस रूम में पंखे भी हैं, ट्यूबलाइट्स भी हैं, इस रूम में बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप अगर कहीं पर किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं तो सब एक जैसी एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। जो हल्का काम कर रहा होगा उसकी बॉडी के थ्रू अप्लाई होने वाली एनर्जी भी क्या होगी, कम। और जो लेबर वर्क कर रहा होगा, मेहनत वाला काम कर रहा होगा, उसकी यूटिलाइज्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो बिल्कुल ऐसे ही जितने फैंस हैं ये तमाम के तमाम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ये ट्यूबलाइट जो है ये भी एक ख़ास किस्म की एनर्जी को क्या करती है, इस्तेमाल करती है। ये मोबाइल, डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस, लैपटॉप, ये ट्यूबलाइट्स, ये सब एसी, ये तमाम की तमाम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज। अब मुझे एक बात ये बताइए कि जो एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है वो टाइम के रिलेटिवली यूटिलाइज हो रही है। तो जितनी देर तक तुम उसको इस्तेमाल करते रहोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आप यूटिलाइज करें, जितनी कम देर इस्तेमाल करोगे उतनी। तो देखिए एनर्जी को पढ़ने से पहले या यूटिलाइजेशन से पहले मेरे पास एक बहुत ही अहम टर्म आती है जिस टर्म को हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। ये जो पावर होती है ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि हाउ मच एनर्जी यूटिलाइज्ड इन अ सेकेंड। एक डिवाइडेड बाय टाइम मतलब क्या, एक सेकेंड में। मुझे अगर ये पता लग जाए कि एक पंखा जो है वो एक सेकेंड में 10 जूल्स एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, कितनी? मतलब 2 सेकेंड में 20 हो गई, 3 सेकेंड में 30 हो गई, 4 सेकेंड में 40। तो ऐसे आप सेकेंड्स और टाइम बढ़ाते जाइए। अगर पूरे दिन पंखा चलता रहे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास।
आपके बात समझ में आ रही है? लेकिन वो यूटिलाइज्ड एनर्जी या एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल करंट, मैंने असल में उस एनर्जी को क्या करना है, फोकस करना है, समझना है कि वो इलेक्ट्रिकल, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू मिल रही है ना मुझे। तो मैंने अब यहां पे देखिए करंट आ ही जा रहा है, जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है यहां पे, पोटेंशियल जो आप दे रहे हैं इसको, इसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, वो क्या है, V है। इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है। बताइए जब मैं, मुझे क्या चीज चाहिए, द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय दैट डिवाइस। अब तुम खुद समझो, ये तीन चीजें आ गई। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर होती है, इसमें एनर्जी का बराह रास्त डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम और ज्यादा हो सकती है अगर आप उसकी लेंथ को कम और ज्यादा कर दीजिए। यहाँ पे कोई एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो मेरे पास जो क्वांटिटीज अवेलेबल है उसमें रेजिस्टेंस मुझे डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं कर रही है उस एनर्जी को, ये वाली एनर्जी को फाइंड आउट करने। दूसरी चीज करंट है। अगर मैं करंट को देखता हूं तो करंट तो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं और उनको काउंट करके बताता हूं, 10 है, 5 है, 15 है, 20 है, तो इससे भी मुझे एनर्जी नहीं मिलती। हाँ, अगर मैं वोल्टेज देखता हूं तो वोल्टेज बेसिकली एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कहलाता है। जैसे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल का था, क्या 5 पार्टिकल आ रहे थे, रेजिस्टेंस अप्लाई हुई, उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्विपमेंट, ये जो चीज आ रही है वोल्टेज, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मुझे किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की यूटिलाइज्ड एनर्जी के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन दे सकती है। नहीं समझे? तो मैंने दो चीजों को देखा, उससे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मैंने छोड़ दिया। अब मैंने किसको मार्क किया है, बेटे मैंने मार्क किसको किया है, वोल्टेज। तो ये जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, आप जानते हैं कि एनर्जी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल्स होती है। जूल्स एक हो गई, पोटेंशियल हो गई, जिस लॉ में मुझे मिलती है वो लॉ कौन सा है आपके पास, जूल्स लॉ। अब ये जूल्स लॉ ने करा क्या और ये कहता क्या है, देखिए भाई, ये कहता है कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टर है जो कि एनर्जी को क्या कर रहा है, यूजफुल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। मसलन ये पंखा है और ये पंखा जो है ये चल रहा है, जब पंखा चलेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी, ME, मैकेनिकल एनर्जी। बताइए यहां से मैंने कौन सी एनर्जी दी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी होगी इसको। तो बताइए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा ही हो रहा है। अब सपोज क्या 100 इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी, उसमें से 70 वापस चली गई और 30 एनर्जी इसमें क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म। तो मैं ये कहूंगा कि ये 30 जूल्स की एनर्जी को इसने क्या कर दिया, यूटिलाइज। यानी कि बेसिकली जूल्स लॉ आपको उस एनर्जी के मुताबिक बता रहा था जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म। पंखा है तो मैकेनिकल में ट्रांसफॉर्म, बल्ब है तो लाइट हीट में ट्रांसफॉर्म हो रही होगी, स्पीकर है तो साउंड में ट्रांसफॉर्म हो रही होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल स्टोव है तो वो फिर हीट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको मुस्तकिल तौर पे मिल रही होगी। समझ में आ रही है बात? अब मुझे एक बात ये बताओ कि यहां से प्रोवाइडेड वोल्टेज V था, मुझे क्या मालूम करना था, ये वाली एनर्जी, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूटिलाइज हुई है। तो मैं सीधी सी बात क्या करूंगा कि मेरे पास वो एनर्जी आ सकती है वोल्टेज के फॉर्मूले से, V के फॉर्मूले से। अब आप ये बताइए कि वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, वोल्टेज इज नथिंग बट सिंपली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो हमने स्टैटिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कहा था ना कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच वी आर अप्लाइंग, दैट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल और द वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम कहते थे वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, और वर्क डन को मैं क्या लिखता था, एनर्जी। यानी कि मेरे पास वोल्टेज के अंदर एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मेरे पास रिक्वायर्ड या डिजायर्ड फैक्टर आ रहा है, और वो फैक्टर कौन सा है, हाँ जज़ाकल्लाह। तो बेटे यहां पर हमने V is proportional to E upon Q लिखा है। तो V is proportional to E upon Q का मतलब क्या है कि ये वही एनर्जी है, ये वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास जो
एनर्जी आ रही है वो आ रही है E इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय Q, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी E यूटिलाइज्ड बाय दिस रेजिस्टर is equal to the product of the voltage provided by the battery and the amount of charges flow through the wire. ऐसा ही हुआ, यानी कि ये इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, जूल्स होगी, और ये इस फॉर्मूले से आएगी. अब मैं इस फॉर्मूले को फर्दर रिफाइन करूंगा. यहाँ पे मुझे क्या अमाउंट आ जाएगा एनर्जी का. अब मैं रिफाइन कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, वोल्टेज की जगह वोल्टेज की वैल्यू डाल दूंगा और Q चार्जेस की जगह चार्जेस की वैल्यू डाल दूंगा. अब वोल्टेज की जगह वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ पढ़ा था आपने, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR. और चार्जेस जो होते हैं ना Q, ये आपने करंट की फॉर्म में पढ़े थे. आपने देखा था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ऐसे ही पढ़ा था, चार्ज पर यूनिट टाइम. हमने जब करंट को डिफाइन किया था तो देखा था ना, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो इन 1 सेकेंड, तो Q अपॉन T हुआ ना I. तो बताइए यहां से अगर मुझे Q की वैल्यू चाहिए हो तो मैं T को I से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई. तो Q किसके बराबर आया, I इंटू T. तो अब मैं इन दोनों की वैल्यूज जो है, यानी कि V इज इक्वल टू IR और Q इज इक्वल टू IT, ये दोनों को यहाँ पे सेपरेटली क्या कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा. तो V की जगह मैंने क्या लिखा, IR मल्टीप्लाई बाय Q की जगह मैंने क्या लिखा, INT. तुम्हें समझ में आ रहा है, मुश्किल हो रही है. अब आप देखिए कि I से I जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा I स्क्वायर, बीच में क्या है R और एंड के ऊपर क्या है T. तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी फैन की यूटिलाइज्ड एनर्जी, इस पंखे की एनर्जी मुझे मालूम करनी है कि कितनी एनर्जी यूटिलाइज्ड हुई, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर R एंड T. भाई I स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, करंट. क्या मतलब हुआ, करंट. मैं करंट कैसे मालूम करूं, एमीटर के थ्रू. मैं क्या करूंगा, यहां पे एक एमीटर को क्या कर दूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा, लगा दूंगा, प्लेस कर दूंगा. एमीटर मुझे रीडिंग देगा, सपोज ये रीडिंग दे रहा है मुझे 1.5 एम्पियर. करंट आ गया 1.5. बताइए जो एमीटर शो कर रहा होगा उतना ही करंट इससे भी उधर रहा होगा ना. तो बताइए इसके लिए I की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 1.5. तो ये मैं क्या लिखूंगा, 1.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई. R क्या है, रेजिस्टेंस. तो बताइए जो फैन है इसकी एक स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस होगी. फैन अगर लगा हुआ है तो इसकी भी एक स्पेसिफाइड क्या होगी, रेजिस्टेंस. और वो फैन के ऊपर उमूमन लिखी, सपोज कि मैं ये कहता हूँ फैन की रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम्स है. कितनी ओम्स है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फैन है. फैन के अंदर वायर होता है ना, तो आप फैन के ऊपर आपने देखा उसके ऊपर कितनी, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा, 100. अब आप ये बताइए कि मुझे आखिरी चीज क्या चाहिए, T. क्या चीज बता दी, टाइम. क्या टाइम, कितने सेकंड में, क्या सेकंड में, कितने सेकंड में मैं मालूम क्या कर रहा हूँ, एनर्जी किस चीज की, फैन की. तो टाइम क्या होगा फैन में, कितनी यूज, ये कितनी देर पंखा चला है. 1 सेकंड चला है तो आप T की जगह क्या लिखेंगे, 1. 1 मिनट चला है तो T की जगह 60 लिखेंगे. 1 घंटा चला, सेकंड्स में लिखेंगे. 1 घंटा लगा है तो 3600. तो वॉट एवर द टाइम इट इज टेकन वी विल राइट. अब सपोज के पूरा 1 घंटे तक चलता रहा है. अब ये बताइए 1 आवर का मतलब क्या हो गया, 60 into 60 यानी कि 3600. समझ रहे. तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, 3600. अब ये बताइए कि अगर 1 घंटे तक मैंने पंखे का स्विच ऑन रखा है और वो यूटिलाइज होता रहा है तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जरा बताएं. 1.5 का स्क्वायर ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 3600. देखिए बेटे क्या है, 8 10 000, यानी कि आंसर आपके पास आ रहा है 8 10 और 000 जूल्स. ये एनर्जी आई है, कौन सी एनर्जी, जो कि पंखे ने क्या किया, इस्तेमाल. अब मुझे एक बात बताओ, एक घर में एक दिन में अगर कितनी देर पंखा चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे, 8 घंटे, 1 घंटे. ये कितनी देर चल रहा है, 1 घंटा. अब ये बताइए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड आई है, ये बहुत ज्यादा आई है, बहुत कम, वैल्यू बहुत ज्यादा है. जैसे मैं एक पंखे की है, अब एक दिन में एक घंटे तो नहीं चलता ना, और एक नहीं कई एक पंखे चलते हैं, और सिर्फ कई एक पंखे नहीं, ट्यूबलाइट्स भी बहुत सारी चल रही होती है, और ट्यूबलाइट के साथ एसीज भी चल.
बताइए, जब मैं तमाम इक्विपमेंट की टाइम के रिलेटिवली कैलकुलेटेड एनर्जी एक दिन की निकालूंगा, नहीं मुझे तो एक महीने की चाहिए होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो एक इतनी बड़ी वैल्यू आएगी जिसको हैंडल या टैकल करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि जो एनर्जी जूल्स में यूटिलाइज कर रही होती है ना चीजें, वो एक बहुत बड़ी यूनिट यूटिलाइज कर रही होती है। नहीं समझे? तुम्हें समझ में आया? हाँ, वो वैल्यू है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया किसी भी इक्विपमेंट के लिया था, तो यहां पे जो ये चीज बिल्डअप हुई है ना, ये दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ। यानी कि जूल्स आपको बताता है कि द एनर्जी यूटिलाइज, लिख लें, द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, utilized by an electrical device is equal to the, अब देखिए भाई इधर देख लें, देखें ये है ना इक्वेशन, देखो मैं अभी क्या ये क्या है, डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज इक्वल टू द, देखिए भाई ये इक्वेशन है, देखो यहां पे पहले क्या डला हुआ है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, पहले क्या लिख लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ के बाद पहले किसके मुताबिक बताऊंगा, करंट, तो मैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर हो रहा है ना, of the current, comma, resistance and the time being utilized, and the time resistance is square of the current, resistance and the time being utilized, it is being utilized, ठीक है, कि कितनी देर तक वो इस्तेमाल, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है कि E जो होगा किसी भी डिवाइस का, वो I²RT के बराबर है। तो मैं इसे वर्डिंग में कैसे लिखूंगा कि the energy utilized by any given device is equal to the product of the square of the time resistor and the square of the current resistor and the time utilized by that device. That is called the, क्या कहलाएगा ये, energy utilized, ठीक है। सर ये क्या है, V is equals to E upon Q, voltage is equals to energy upon charge, ये हमने जिस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे उस वक्त हमने ये देखा था कि वर्क डन जो होता है, वोल्टेज जो होता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, V अपॉन Q, पढ़ा था पहले हमने। yes sir, ये किसी को भी याद नहीं है, कितने बच्चे इनको याद नहीं है, हाथ में पढ़ा था सर, उनको याद नहीं है, नहीं है तो उठा लो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अब आपको याद नहीं है ना, लेकिन अभी तो बता दिया ना मैंने। अब आप दिमाग में रखिएगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज। इंटेंसिटी जो होती थी ना, इंटेंसिटी वो होती थी फोर्स पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, वोल्टेज, और फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाती थी, इंटेंसिटी। हमने तमाम चीजें देखी थी। वर्क पर यूनिट चार्ज सर, इंटेंसिटी नहीं, वर्क पर यूनिट चार्ज वोल्टेज और फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटेंसिटी। याद है, बात समझ में आ गई। अब मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा। अब जरा आप एक चीज देखिए, एक फैन जो है ना, वो 1 सेकंड में 100 जूल्स एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। 1 सेकंड में कितनी, 10 सेकंड में कितनी होगी, 1000। एक पंखा 10 सेकंड तक चला, उसने 1000 जूल्स एनर्जी यूटिलाइज, टाइम बढ़ाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, लेकिन पंखे की एनर्जी पर यूनिट टाइम कांस्टेंट होगी। मतलब ये कि पंखे की वो एनर्जी जो वो 1 सेकंड में इस्तेमाल करेगा वो कांस्टेंट होगी, वो ना बढ़ेगी ना कम होगी। मसलन पंखा 1 सेकंड में कितनी देर चला, 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी यूटिलाइज की है, ये बहुत अहम चीज है। 1 सेकंड में पंखा 1 घंटे चला है, क्या समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? नहीं ना, हंस रहे हैं ना आप लोग। ये अब पहले जब फिजिक्स पढ़ाई जाती थी ना, तो इसके ऊपर लोग हंसा करते थे, लेकिन अब जब से क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आया, स्पेस टाइम बेल्ट का कॉन्सेप्ट आया, टाइम फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट आए ना, तो ये आने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि 1 सेकंड में पंखा 1 घंटे चला, ये मुमकिन है। कैसे, मैं बताता हूँ ना कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे मुमकिन है, मैं बता रहा हूँ ना मेरा बेटा। ऐसे मुमकिन है कि ये बताइए कि 1 सेकंड में पंखा जो है वो कभी 1 घंटे नहीं चल सकता। बताइए फिर 1 सेकंड में पंखा कितने सेकंड चल सकता है, एक ही सेकंड। इसका मतलब क्या है कि वो जो सेकंड गुजर रहा है वो मेरी घड़ी में गुजर रहा है। एक मेरे पास घड़ी है,
और 1 सेकंड पंखे के लिए गुजर रहा है जो घूम रहा है। जो मेरी घड़ी का सेकंड है और जो पंखे का सेकंड है वो दोनों एक जैसे हैं, दोनों के साइजेस डिफरेंट है, दोनों के मैसेस डिफरेंट है, घड़ी का और पंखे का। हर चीज वेरिएट कर सकती है, मटेरियल डिफरेंट है, कलर्स डिफरेंट है। तो इसी तरीके से टाइम्स भी तो डिफरेंट हो सकते हैं ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सारी चीजों को कर दो डिफरेंट, टाइम को डिफरेंट नहीं कर। ये पहले कॉन्सेप्ट लिया जाता था और इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक ही इस बुनियाद पे किया गया कि भाई कैसे डिफरेंट नहीं हो सकता जब सारी चीजें डिफरेंट है। तो टाइम, अब बताऊं मैं आपको टाइम कैसे डिफरेंट है, ये तो प्रूफ किया जा चुका। क्या ये कहते हैं ना कि एक बंदा अगर स्पेस शटल में जाता है तो वो 1 घंटा गुजार के आ रहा है और आपके लिए वो 7 साल के बराबर है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूं। ये वाली बात, ये चीज मुमकिन है कि टाइम मेरा कुछ और गुजर रहा हो तुम्हारा। अब मैं इसका कुरान से आपको ना एग्जांपल दे के बताता हूं कैसे। ये मैंने अभी कुछ अर्सा पहले पढ़ा था सूरह कहफ के अंदर ना, हजरत नहीं मैं आपको बताऊं, सूरह कहफ में क्या कह रहे हैं बेटा, समंदर कह रहे हैं, मैं बोल रहा था रिकॉर्डिंग बंद नहीं चल रहा। सूरह कहफ में ये चीज बयान की गई थी कि हमने ना एक कौम थी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर वो तो कहफ वाले अलहदा थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी यहूद। तो कुछ अरसे तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भटक गई थी। फिर एक अरसा गुजरने के बाद उन्हीं में उज़ैर पैदा हुए, वो भी नबी थे उज़ैर। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को लेके आगे गए। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा किया और दोबारा से उनको खोई हुई बादशाहत जो थी ना उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल की थी, तभी हजरत उज़ैर को बहुत मानते हैं यहूदी। उन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान किया गया कि अपनी दिल की तस्कीन के लिए ना उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे बताइए कि क्या होता है। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है। वो एक जगह पहुंचे और उनको अल्लाह ताला ने, यानी कि कहते हैं कि हमने थपक के उनको सुला दिया, थपक के हमने उनको थपका और उनको सुला दिया उज़ैर को। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सोने जा रहे थे ना, तो जब वो उठते हैं तो अल्लाह ताला उनको बताते हैं कि तुम पूरे 100 साल तक सोए रहे, लेकिन सोने में उनको महसूस नहीं होता है। सोने में हमें क्या महसूस होता है, अभी आंख लगती है और सुबह के टाइम में उठ रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं एक ही करवट में सो गया, मुझे वक्त का पता नहीं चला। ये तो अलग चीज है सोने का। लेकिन अभी आप समझिए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सो के जब उठे हैं तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी असल हालत में थे। समझ में आ रही बात? अब जो, हाँ बिल्कुल, 2 चीजें थी, एक गधा था और एक खाने का सामान था। अल्लाह ने कहा इस गधे को देखो, गधा 100 साल में पहले वो मरा, उनके साथ ही एक गधा भी था उनका। वो गधा पहले मरा, 100 साल गुजरने के दौरान उसकी बॉडी डिके होती रही और डिके होते होते 100 साल में गधे का सिर्फ और सिर्फ ढांचा पड़ा था, अंचर पंचर, सिर्फ ढांचा पड़ा था, बमुश्किल हड्डी मौजूद। समझ रहे हैं? अल्लाह ने कहा उज़ैर से कि देखो तुम इस गधे को, क्या ये अपनी असली हालत में है? उन्होंने कहा नहीं। इससे ये चीज जाहिर हो रही है कि तुम 100 साल तक सोते रहे, क्योंकि तुम सोने से पहले ये सही था बिल्कुल, और इसको इस हालत में आने के लिए कमोबेश 100 साल चाहिए। फिर हजरत उज़ैर से क्या कहते हैं? हजरत उज़ैर से कहते हैं अब तुम अपना खाना देखो। खाना, और जो उनका खाना था ना वो बिल्कुल ताजा था, वो बासी नहीं हुआ था। 100 साल तक वो खाना भी पड़ा रहा। इसका मतलब क्या है कि खाने की अपनी घड़ी है, वो जो गधा था उसकी अपनी घड़ी थी, और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की अपनी। इसी तरीके से इस पंखे की एक अपनी घड़ी है और मेरी अपनी घड़ी की एक अलग घड़ी है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब की सब एक एक पार्टिकल अपने साथ एक सेपरेट टाइम लिए बैठा है। हो क्या रहा है कि इस दुनिया में हम बड़े स्केल में सबको देख रहे हैं तो सबकी घड़ियां एक दूसरे से क्या कर गई हैं, मैच कर गई हैं। लेकिन जब मैं माइक्रो लेवल पे आता हूं ना, एटॉमिक लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे चीजों को देखना शुरू करता हूं, तो मुझे ये वेरिएशन ऐसे दिखाई देने लगते हैं कि वो पार्टिकल जो जिनकी मूवमेंट बढ़ जाती है उनका वक्त स्लो चलने लगता है, और वो छोटे पार्टिकल जो कि आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं रेस्ट में, उनका टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कहें कि पंखा 1 सेकंड में 1 घंटा चला, तो इसका मतलब क्या है कि पंखे की जो अपनी टाइमिंग, मेरे लिए 1 सेकंड है वो, लेकिन पंखे की अपनी घड़ी के लिए वो 100। ये जिस तरीके से खाने का और गधे का अगर आप तकाबुल करें तो दोनों के लिए यही है कि वो 1 सेकंड में 100 साल तक मरा रहा। बात समझ में आती है? और आज साइंस जो है ना वो इस चीज को प्रूफ करती है। हमारे पास ये जो टाइम डायलेशन है ना, ये हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? जब यहाँ से
सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं ना स्पेस में, तो यहाँ से जब बंदे जा रहे होते हैं तो अपनी घड़ी को ना एटॉमिक क्लॉक जो है उसको एटॉमिक क्लॉक के थ्रू सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है कि मैं जो घड़ी अपनी सेट करूंगा ना वो 10 पावर 10, 12 या 14 के ऊपर सिंक्रोनाइज करूंगा। इतनी एक्यूरेट रिजल्ट मुझे दे रही है, दोनों बराबर चल रही हैं। अब मैंने बंदे को ऊपर भेज दिया, अब वो ऊपर गया, सैटेलाइट में उसने काम वाम किया, घूमता फिरता रहा, 1 दिन 2 दिन 6 दिन 10 दिन लगा के वापस आ गया। जब वो वापस पहुंचेगा ना तो मुझसे दूर चला गया था, ग्रेविटी से दूर हो गया। ये ग्रेविटी जो है ना ये टाइम को चेंज कर रही है। अब जब वो वापस आएगा ना तो दोनों घड़ियों का डिफरेंस मालूम किया गया। अगर मैं अपनी घड़ी में डिफरेंस मालूम करता कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जब उसका डिफरेंस मालूम किया गया तो 0.006 डिजिट के बाद वेरिएशन आई हुई, और वो वेरिएशन उतनी ही थी जितनी नॉर्मली ऑब्जर्व होती है, जिसमें चेंज। एक साइंटिस्ट ने एक प्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका 4 घंटे जहां के 4 घंटे यहां के 4 साल के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि टाइम लिमिट्स जो हैं वो सबकी क्या करती हैं, वेरिएट। अच्छा ये जो तुम कह रहे हो ना 4 घंटे यहाँ के 4 साल के बराबर है, ये जो हम अर्थ पे बैठे हैं हमारा 1 साल 365 दिन के बराबर। जबकि अभी मैं कुछ अर्सा पहले एक पोस्ट मेरे सामने से गुजरी थी, उसमें मार्स जो है ना उसके अंदर तकरीबन 450 दिन का 1 साल होता है। और 1 साल का मतलब क्या है, वो अपना पूरा एक चक्कर, लेकिन वो तो चक्कर एक ही हिसाब से मुकम्मल कर रहे हैं ना। यहाँ पे बात डिफरेंट है कि तुम्हारी बायोलॉजिकल इम्पैक्ट तुम्हारी बॉडी पर। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे वो जब 100 साल तक सोए रहे तो उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स थे उनका हर अपने सेल का एक लाइफ टाइम होता है, और एक क्या होता है लाइफ टाइम कहें और उसका टाइम कहें, उसकी घड़ी कहें। उनके सेल्स की जो घड़ी थी वो भी क्या हो गई थी, स्लो डाउन हो गई। तभी उनकी बॉडी की ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो सकी। और वहां पे सिर्फ ये जो हाइबरनेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना, आपने उनके मुताबिक सुना होगा ना कि ये जो रीच होते हैं, ये जो पोलर बियर्स होते हैं, ये अपने वहां पर अंटार्कटिका में नहीं, अंटार्कटिका में ये अपने वहां पे जाके ना सो जाते हैं, खाना पीना लेके ना तकरीबन 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक सोते हैं। मैं आपको और उसके अलावा बताऊं, ये जो छिपकलियां होती है ना यहाँ पे घूमती हुई, आप देखते हैं सर्दियों में गायब हो जाती हैं। ये सर्दियों में बाकायदा दीवारों पे सोती हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आएंगी। आप सर्दियों में आप बमुश्किल कहेंगे, आपको कैसे दिखाई देगा कि आप किसी अलमारी के पीछे जाएं, घुसें, देखें कहीं पे, यानी कि ऐसी जगह पे मौजूद होती है जहाँ पे कोई आ ना सके, और वहां जाके वो स्टिल हो जाती है और उनकी बॉडी की ग्रोथ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। लेकिन ये ऑपरेशन, ये एक्शन वो परफॉर्म कैसे कर रही थी ये कोई नहीं जानता। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की गई है, लेकिन अभी तक समझ नहीं सके कि वो हाइबरनेशन में, यानी कि वो 6 महीने तक सोने के बाद उठ जाते। बात समझ में आ रही है? तो हम जो थे, हाँ तुम कुछ कह रहे थे सर। मैं कह रहा हूं वो तो मौजूदा था ना सर, वो जो टाइम वाला बता रहे थे। देखें मैं एक बात बताऊं आपको, एक चीज होती है मुआवजा। मुआवजा वो होती है जो हमारे अकल से मावरा हो, मुझे समझ में ना आ सके, और वो यकीनी तौर पे अकल से, लेकिन वो मुआवजा अल्लाह ताला जो है वो शो जो कर रहा होता है वो इसी दुनिया में दिखाता है। इस दुनिया में इल्म है बहुत सारा, इस दुनिया को असबाब के थ्रू अल्लाह ताला चला रहा है। ये बताइए कि फरिश्ते ऊपर से बाल्टी से पानी नहीं बरसा रहे होते, लेकिन मेरा यकीन है कि हर बादल के साथ फरिश्ता मौजूद होता है जो कि बादलों से पानी निचोड़ के नीचे फेंक रहा होता है। लेकिन ये बादलों का बनना, ऊपर पहुंचना और फिर पानी का, मेरे जिस्म से रूह का निकल जाना, फरिश्ता कब्ज करने आता है, फरिश्ता नजर नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चलाने के लिए असबाब बनाए हुए। असबाब समझते हैं ना, साइंटिफिक रीजंस हैं हर पॉइंट के पीछे, उसके अलावा नहीं होगा। समझ रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, उनको जब अल्लाह ताला की तरफ से उतारा जाएगा, पता है कहाँ उतरेंगे? बैतुल मक़दस जो है, मुक़द्दस जो है, उसके गुंबद पे उतरेंगे, या उसका मीनार होगा कोई बहुत ऊंचा, उस पे अल्लाह के यहाँ से लाके वहां छोड़ दिया जाएगा मीनार पे। मीनार से नीचे कैसे उतरेंगे? सीढ़ियों से, सीढ़ी लगाई जाएगी बाकायदा, उस पे से उतर के आ रहे हैं। जब नीचे पहुंचेंगे ना तो सबसे पहले उनसे सवाल यही किया जाएगा कि ईसा ये बताओ कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे थे तो अल्लाह ने मीनार तक क्यों छोड़ा आपको, नीचे उतार देते पूरा। उस वक्त उनका जवाब ये होगा कि ये जो दुनिया है ना अल्लाह ताला ने ये सबब के लिए, मैं जो अल्लाह के यहाँ से आया हूँ वो इस दुनिया से नहीं आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मीनार तक पहुंचाया, क्योंकि मीनार से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जहां प्लेस किया जाता मुझे। लेकिन जब मेरे पैर के नीचे जमीन आ गई तो अब इस अर्थ की तमाम जो रिक्वायरमेंट है, डिपेंडेंसीज हैं, उसका मैं ताबे हो गया हूं। अब मैं उससे नीचे नहीं उतर सकता।
तो अल्लाह ताला ने, ये दोनों चीजें सेपरेटली एग्जिस्ट करती हैं। तो जो मौजज़ात होते हैं ना, अब दरिया का फाड़ देना, मैं ये समझता हूं कि इंसान कभी वहां तक पहुंच नहीं सकेगा, लेकिन कोई ना कोई बेसिकली लॉजिक अल्लाह ताला ने बना के रखी होगी जो मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है आगे चल के वो चीज मेरे इल्म में आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आ सके, और वो आ भी नहीं सकती क्योंकि उसको मुआवजा कहा। बात समझ में आती है? तो ये जो आप कहते हैं ना कि वो मुआवजा है, वो मुआवजा अल्लाह ताला जो है उस मुआवजे को भी किसी साइंटिफिकली वे में परफॉर्म। अब ये बताइए ना, ये जूल्स लॉ किसने बनाया? बेसिकली इंटरनली बनाया तो जूल्स ने, वो जूल्स ने उसको डिस्कवर किया है, बनाया तो अल्लाह ने, उसको तो जूल्स जो है वो तो उसको डिस्कवर करने वाला बंदा, लेकिन बेसिकली बैकएंड के ऊपर जितने रूल्स हैं, ये बताइए अल्लाह ने इतने लॉज बनाए होंगे जिसमें बहुत सारे लॉज तो मेरी आंखों से छुपे हुए मुझे नजर ही नहीं आ रहे। उन्हीं में हो सकता है कोई एक लॉ ऐसा हो जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया जा रहा हो, उसी में एक लॉ ऐसा हो जिसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया जा रहा हो। तो लॉज जो है वो इस तरीके से चलते हैं। हाँ सर, वो जो आपने बता रहे हैं ना, ऐसी मतलब अगर ये मौजज़ा भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जिन को भेजा था, हाँ, जो कि तख्त उठा के लेके आया, तो वो जो मतलब जो मलका थी वो तो 6 महीने कुछ सफर करके आई थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त जो है वो सिर्फ 2-3 मिनट में मंगवा दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी में उसके भी कोई डिफरेंट लॉज होंगे ना? लॉज होंगे, लेकिन वो लॉज हम एक तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि अल्लाह ताला जब भी कोई मौजज़ा दिखाता है ना किसी भी कौम को, अब कुरान क्या सिर्फ, मुझे एक बात बताइए, कुरान अब से और आखिर तक जितने इंसान आएंगे, लास्ट बेटा बहुत अहम बात बता रहा हूँ, जरा सा समझे इस चीज को। मैंने जैसे अभी हम ये देखें कि उस तख्त को उठा के चंद सेकंड में यहाँ ले आया गया, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे पानी जो था वो 2 हिस्सों में कट गया, ये मौजज़ा है, दरमियान में रास्ता बन गया और आप गुजर गए, ये एक मौजज़ा है। लेकिन इस मौजज़े को इस दुनिया में परफॉर्म करने के लिए भी कोई ना कोई फिजिकल लॉ अप्लाई हुआ होगा, उस लॉ की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, अल्लाह जानता है, अल्लाह ने किया है। लेकिन वो जो लॉ अल्लाह ताला ने अप्लाई करके ये काम किया है, कुरान में मौजज़ा उस चीज को कहते हैं जो कि मेरी अकल मेरी समझ में ना आ सके। अगर वो चीज मेरी समझ में आ गई तो फिर तो वो मौजज़ा नहीं रहा ना, क्योंकि मावराए अकल मौजज़ा कहलाता है। अब मुझे एक बात बताओ, कुरान रहती दुनिया तक के लिए है? कुरान जो है वो रहती दुनिया, जब आखिरी बंदा होगा ना दुनिया का, तो उसके सामने भी वही कुरान होगा, और वो भी उसमें हजरत मूसा के वाक़े को मौजज़े के तौर पर पढ़ रहा होगा। तो इस चीज को देखते हुए मुझे ये समझ में आता है कि वो लॉज जो कि मौजज़े पे अप्लाई होते हैं ना, वो लॉज एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि कुरान रहती दुनिया तक रहने के लिए। बात समझ में आती है? यानी कि उस रूल के अगेंस्ट आप नहीं आ सकते। आप जरा देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए भाई, अब आप इस तरफ आ जाइए, इसमें आपके पास फॉर्मूला आया है E इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R एंड T। अब जरा समझिएगा, मैं ये चाहता हूं कि ये जो फैन था, पंखा, इस पंखे की मैं पावर बताऊंगा आपको। पावर का मतलब क्या है कि हाउ मच एनर्जी यूटिलाइज्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड। यानी कि अगर मैं एनर्जी को उसके टाइम से डिवाइड कर दूं तो उसकी क्या चीज आ जाएगी? पावर। पावर का फॉर्मूला जो होता है ना, पावर P, वो होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन यहां पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या है? सिर्फ एनर्जी है। तो कैन वी कन्वर्ट, कैन वी ट्रांसफॉर्म दिस एनर्जी इनटू पावर? अब यहां पे देखिए बेटा, वहां से उठिए, इस तरफ आगे, वहां से उठे, चेयर वहां से उठाइए, इस तरफ आगे। अच्छा, अब आप ये देखिए यहां पर कि मैंने इस एनर्जी को टाइम से डिवाइड करना है, तो बताइए राइट साइड पे ये टाइम फैक्टर है? राइट साइड पे टाइम फैक्टर है, तो मैं क्या करता हूं, इस टाइम फैक्टर को इस एनर्जी से अगर डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? E/T, और यहां पे क्या रह जाएगा? I स्क्वायर R। ये चीज मेरे पास क्या आई? पावर। पावर ऑफ एन इक्विपमेंट, यानी कि उस इक्विपमेंट के ऊपर उसकी एनर्जी नहीं लिखी होती, उसकी पावर लिखी होती है। मसलन अगर एक गाड़ी है तो उसकी वेलोसिटी उसके ऊपर लिखी होगी कि क्या है, स्पीड, लेकिन उसका कवर डिस्टेंस नहीं। अब एक गाड़ी तो पता नहीं कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, समझ में आती है बात? तो ये इसकी क्या गई? पावर। तो मेरे पास पावर का क्या फॉर्मूला आया? I स्क्वायर एंड R। अब ये जो पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R,
इस आई स्क्वायर आर को मैं फर्दर ब्रेक, आई स्क्वायर जो मैंने किया है इसमें से आई को मैं अलग कर दूं और दूसरे आई को मैं इस आर के साथ क्या कर दूं, मर्ज कर दूं, मिला दूं। तो अब आप देखें कि ये वाला आई एज इट इज रहेगा और अगला वाला जो आई है वो क्या बन जाएगा, वोल्टेज। तो बताइए जो आपके पास पावर का फॉर्मूला बिल्डअप हुआ है, मेन मेजर फॉर्मूला जो कि रट्टा मारना है और सबको याद होना चाहिए, करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, कि इफ वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल और द वोल्टेज ऑफ दिस फैन, मुझे इस पंखे का की पावर मालूम करनी है P, तो मैं क्या करूंगा, पंखे का वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी करंट से, पंखे को वोल्टेज को मल्टीप्लाई करूंगा उसके करंट से। अभी बताइए मेरे इस रूम में जितने पंखे हैं वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, 220 वोल्ट। ये जितने पंखे हैं ना ये सब के सब पैरेलल लगे, नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं बेटे, मैं जो कह रहा हूं उसको समझे। मैंने आपको ये बात बताई थी ना पहले कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये जो अच्छा जो पैरेलल होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किटरी मिनिमम आती है। देखिए दो तरह के सर्किट थे, एक सीरीज था एक पैरेलल। जब मैं सीरीज सर्किट की रेजिस्टेंस देखता हूं तो वो बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने का मतलब क्या है कि पावर क्या हो रही है, लॉस हो रही है। पावर क्या हो रही है, और मुझे पावर को लॉस नहीं करना, तो पावर लॉस बचाने के लिए आप सीरीज के बजाय इन फैंस को कैसे पैरेलल कनेक्ट करें। पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि सपोज यहां पे ये दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। पंखे से दो तार निकाले और निकालने के बाद इससे कनेक्ट कर दिए। पॉजिटिव से एनर्जी पंखे की तरफ गई, पंखे को चलाया और नेगेटिव से बाहर आ गई, पंखा चलने लगा, पंखा चलने लगा। अच्छा इस एसी से भी दो तार निकाले और इससे कनेक्ट कर दिए। देखिए जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये एसी और ये फैन दोनों इस टर्मिनल से पैरेलल कनेक्टेड है। कैसे पैरेलल, सीरीज नहीं कनेक्ट किया, कैसे कनेक्टेड है पैरेलल। मैंने सीरीज क्यों नहीं कनेक्ट किया, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा। तो जब मैं उसे पैरेलल कनेक्ट करूंगा तो देखो ये जो एसी है ना इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप होती है जिस पे लिखा होता है कि ये कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। तुम देखोगे ना तो इसके ऊपर लिखा होगा 220 वोल्ट। ये जो पंखे के ऊपर स्ट्रिप लगी होती है उसके ऊपर भी इसका वोल्टेज देखेंगे क्या लिखा होगा, 220 वोल्ट। आप इसको देखेंगे तो इस पे भी क्या लिखा होगा, 220 वोल्ट। तो समझ आया। ट्यूबलाइट के ऊपर नहीं 5 वोल्ट इसका आउटपुट है, 19.5। जो इसका इनपुट है ना जो यहां से दिया जा रहा है, यहां से ये कितने वोल्ट है, 220 वोल्ट। समझ में आ रही बात। ये जो ट्यूबलाइट चल रही है ये भी कितने वोल्ट बने, वो जो छोटा बल्ब होता है ना वो भी कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट। सारी चीजें जितनी भी एक रूम में कनेक्ट की जा रही है सारी पैरेलल कनेक्ट हो रही है। एक घर के अंदर जितनी चीज कनेक्ट हो रही है सारी पैरेलल। तो सबका पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, 220 वोल्ट। ना उससे एक वैल्यू ज्यादा ना एक वैल्यू। अच्छा 220 के बजाय मैं उसको कर लेता हूं वैल्यूज के लिए, मैं इसे कर लेता हूं 200 वोल्ट। सपोज कितना कर लिया, 200। अब देखिए आपके पास ये जो फैन है इसकी पावर अच्छा फैन के ऊपर मैंने पावर चेक की कितनी आ रही है। मैंने जब फैन की पावर चेक की तो फैन के ऊपर लिखा था 100 वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। कितना लिखा था, 100 वॉट। अब जरा समझिएगा, पंखे को अपनी पावर के मुताबिक परों को क्या करना है, घुमाना है। यानी कि पंखे को अपने सोर्स से 100 वॉट की पावर मुकम्मल करनी है। तुम्हें समझ में आ रही बात। किसी भी इक्विपमेंट की पावर जो उसके ऊपर लिख दी गई है वो कम और ज्यादा नहीं होती। अब ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिसिटी इस फैन की तरफ जाएगी, करंट जाएगा, इसमें वोल्टेज कितना जा रहा होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय करंट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ये खुद से ड्रॉ करेगा। जबकि इसके प्रोडक्ट पे इसकी पावर कितने वॉट आना चाहिए, 100। बताओ 200 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 100 0.5। इसका मतलब क्या है कि ये हाफ एम्पियर करंट रिक्वायर्ड होगा किसको, इस पंखे को। वोल्टेज कितना है, 200। पंखा किस पे चलना है, 100 पे। तो इसका मतलब क्या है कि करंट और वोल्टेज जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पंखे की वैल्यू आती है। तो अगर ये 200 है और पावर मेरे पास 100 आ रही है तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट, यानी कि करंट कितने एम्पियर आएगा, हाफ एम्पियर। अब खुद सोचो तुम, ये पंखा जो है ये कुछ बड़ा पंखा है और इसका पोटेंशियल कितना है
इसकी पावर कितनी है 200। ये साइज में बड़ा पंखा बनाया अब आप, मोटर बड़ी लगाती है, जब मोटर बड़ी लगाई है तो पंखे की पावर क्या हो गई 200 हो गई। अब ये बताइए कि जब मैं इसको यहां से कनेक्ट करूंगा इससे, तो बताइए इसके ऊपर पोटेंशियल अभी भी 200 जाएगा। करंट अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट मैनेज होगा। 1 एम्पियर। कितना करंट आ रहा होगा 1 एम्पियर। यानी कि अगर एक पोटेंशियल उतना ही रहेगा, सोर्स से डिवाइस अपनी रिक्वायरमेंट के रिलेटिवली करंट क्या करती रहेगी, ड्रॉप। अब खुद सोचो कि 200 पे करंट कितना है ड्रॉ हुआ 1 एम्पियर। अब आपको पता है ये एसी कितने एम्पियर पे होता है, ये एसी होता है 2000 वॉट पे। एसी की पावर कितनी होती है 2000 वॉट। 2000 वॉट का मतलब क्या, 20 पंखों के बराबर होता है। एक पंखा कितना करंट ले रहा था, आधा, तो 20 पंखे कितना करंट लेंगे 10। तुम्हें समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है, एक एसी अपने सोर्स से 10 एम्पियर करंट या 20 पंखों के बराबर करंट क्या कर रहा होगा, ड्रॉ कर रहा होगा। और जब वो ड्रॉ करेगा तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, उसको ऑपरेट कर सकेगा या यूटिलाइज कर पाएगा। बस यहीं तक रखिए। समाज